Hello and welcome, dear students. Today we are going to discuss History of Class 10th, first chapter, The Rise of Nationalism in Europe. The quotation of the day is Stop thinking over study and start work for tomorrow. So, if you wanted to gain a high score in your 10th examination, watch all the video and whatever you want in next video, comment. Okay. Basically, today we will discuss about the 19th century of Europe because the idea of nationalism made the change in a political and mental world of Europe. जो भी पॉलिटिकल चेंजेस हुए वो कब से स्टार्ट हुए 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुए मेजर रूप में। और देखते हैं पहला टॉपिक द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नेशन की थॉट थिंकिंग कहाँ से आई इसको आज की वीडियो में हम आगे देख रहे हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमें जानना जरूरी है कि एक और एमसीक्यू क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बन रहा है। हु वर द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस जीएसटी? देन द करेक्ट आंसर इज फ्रेंच। जीएसटी वाज एम्प्लॉयड इन फ्रांस फर्स्ट टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे वर्क करते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 वाज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में वही क्या था, नेशनलिज्म की पहली स्टार्टिंग हुई थी। अब लोगों को मीन्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही जो नेशनलिज्म की बर्थ है वो स्टार्ट हुई। स्टेप्स टेकन बाय द रिवॉल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी एमंगस्ट द फ्रेंच पीपल। और बहुत अलग अलग तरीके अपनाए गए फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा कि सभी लोग को इकट्ठा करें फ्रांस के, ताकि सभी लोग एक साथ मिलके जो मोनार्चीज थे उनके अगेंस्ट जाए और अपने राइट्स की डिमांड करें। आइडियाज ऑफ ला पार्टी एंड ला सिटोन ऑल्सो फेवर्ड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और साथ ही में जो ला पार्टी और ला सिटोन के थॉट्स थे, जो आइडियाज़ थे, वो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन को काफ़ी फेवर किया। अब क्या क्या आइडियाज़ थे ला पार्टी और ला सिटोन के, इसको देख लेते हैं। तो बता रहे न्यू फ्रेंच फ्लैग। अब रिवॉल्यूशनरी ये लोग स्टार्ट कर दिए थे तो पहला काम इन्होंने कहा कि जो रिवॉल्यूशन है वो उन्होंने अपना एक अलग फ्रेंच फ्लैग बना लिया। स्टेट जनरल वाज इलेक्ट एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल क्या है इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं क्लास 9 की हिस्ट्री चैप्टर 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन का लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप हिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो क्लास 9th के जो भी वीडियो अपलोड हुए हैं उसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, तो स्टेट जनरल बेसिकली क्या था कि राजा जो मोनार्चिस्ट थे उनको मेजर डिसीजन लेने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी और इसे वहीं पे इसका डिस्कशन होता था। वाज इलेक्टेड एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली। और स्टेट जनरल को दोबारा इलेक्ट किया गया और उसका नाम चेंज करके नेशनल असेंबली रख दिया गया। न्यू हाइम्स कंपोज एंड ओथ्स टेकन। नए नए हाइम्स कंपोज किया जाने लगे और ओथ्स लिए जाने लगे। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और उन्होंने जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको केंद्रीकृत कर दिया, सेटेलाइट कर दिया कि जो भी पावर होगी वो ही सेंट्रल के हाथों में होगी। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटी एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड। और साथ में जो इंटरनल ड्यूटी थी, टैक्स वगैरह थे और जो भी ड्यूज थे सबको ख़त्म कर दिया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड, फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज। और साथ में उन्होंने जो वेट और मेजर्स के नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और फ्रेंच वहाँ का कॉमन लैंग्वेज बना दिया। और उसी के बाद से आता है नेपोलियन का नाम। नेपोलियन जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। रूल्ड फ्रांस फ्रॉम 1799 टू 1815। फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ 1789 में, उसके बाद से काफ़ी टाइम तक चलने के बाद से नेपोलियन आया और नेपोलियन ने जो पावर था
वो अपने हाथों में लिया 1799 में, और 1850 तक उसने बहुत अच्छी तरीके से रूल हुआ। 1815 में इसको हराने के लिए वर्ल्ड के रसिया के साथ ऑस्ट्रिया, यूएसए, इस टाइप के बड़े जो वर्ल्ड के पावरफुल कंट्रीज थे उनको मिल के हराना पड़ा। नेपोलियन के अकेले किसी को हराने की बस की बात नहीं थी, ठीक है। गेन्ड एब्सोल्यूट पावर्स इन 1799 एंड अप्लाइड सिविल कोड ऑफ 1804 विच इज वेल नोन एज नेपोलियन कोड। और 1799 में उसमें एब्सोल्यूट पावर अपने हाथों में ले ली, और साथ में जो सिविल कोड 1804 का है, 1804 में अप्लाई हुआ, इसलिए सिविल कोड ऑफ 1804 बोलते हैं, उसे भी उसने अप्लाई किया। इसे भी आप क्लास 9 की फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वीडियो में आप देख सकते हो कि क्या क्या शामिल था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो नेपोलियन कोड यूज हुआ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ वाज इस्टेब्लिश्ड, और जो एक नया लॉ हुआ कि सभी लोग जो भी फ्रेंच सिटीजन्स हैं सभी लोग लॉ के सामने बराबर हैं। सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, और साथ में जो प्रॉपर्टी राइट था उसको भी इसने सेव कर दिया। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स एंड एबॉलिश्ड फेडरल सिस्टम, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो थे उसको भी सिंपल किया, और साथ में फेडरल सिस्टम जो प्रॉब्लम कर रहे थे सोसाइटी के लिए उसको भी उसने ख़त्म कर दिए थे। फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम रेफरेंडम एंड मोनोरियल ड्यूज, और साथ में जो पीजेंट्स थे उसको बहुत सारे जो भी ड्यूज थे, जो भी रेफरेंडम था, भूत असत्व जिसे हम बोल सकते हैं, उसे उसने ख़त्म कर दिया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड, और साथ में गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को भी हटा गया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन क्या है, जो भी एक पार्टिकुलर ग्रुप होता था वो अपना यूनिटी बनाए रहते था, ये बोल सकते हैं जो वर्कर्स होते हैं वो अपना यूनियन बना के वर्क करते हैं, उसे ही हम गिल्ड रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे बहुत सारे फ्रांस में नेपोलियन के पहले, उसको इन्होंने हटा दिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, और साथ में ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव किया गया जिससे ट्रांसपोर्टेशन या फिर ट्रेड बोल सकते हैं काफ़ी आसान हो गया। नेपोलियन टुक अवे पॉलिटिकल फ्रीडम, इंक्रीज टैक्सेस, इम्पोज्ड सेंसरशिप एंड फोर्स्ड पीपल टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी, और साथ में यहाँ पे नेपोलियन ने थोड़ा फ्रेंच पीपल के अगेंस्ट गया, उसने सारी पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों से ले ली, टैक्सेज इंक्रीज कर दिए, और बहुत सारी जगहों पे सेंसरशिप लगा दी, और वहाँ के फ्रेंच पीपल को काफ़ी फोर्स किया कि वो फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन करें। सेंसरशिप क्या होती है, किसी भी चीज़ पे बाउंडेशन लगा देना, कंट्रोल कर लेना, जो भी कुछ होगा उसके अंडर में होगा। जैसे प्रेस पे सेंसरशिप लगा देगा, मीन्स न्यूज़पेपर में जो भी पब्लिश होगा वो जो सेंसरशिप लगाएगा उसके अंडर में होगा, जैसे इंडिया में इमरजेंसी के टाइम में हुआ था। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और यूरोप में नेशनलिज्म कैसे बना इसको हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। नो नेशन स्टेट्स वर यूरोप बिकॉज ऑफ नॉट कॉमन आइडेंटिटी ऑफ कल्चर। वर्ल्ड के मैप में आज हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टेट हैं, अलग अलग है, जिसे आयरलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, ये उस टाइम में अलग अलग नहीं थे, ये पूरा एक मोनार्ची के रूप में अलग अलग जिसकी बाउंड्री निश्चित होती थी उस टाइप में थे। किसी का एक पर्टिकुलर नेम नहीं था, वो स्टेट्स नहीं थे, ठीक है। क्यों नहीं थे, क्योंकि उनके पास अपना अलग का आइडेंटिटी और कल्चर, उनमें यूनिटी नहीं थी। पीपल रेजिडिंग इन डिफरेंट एरियाज स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग रीजन में लोग रहने वाले लोग अलग अलग लैंग्वेज को यूज करते थे। एग्जाम्पल देखते हैं, हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन spoke Magyar, other half spoke variety of delicates, and in Galicia people spoke Polish। और कह रहे हैं हंगरी की जब बात करते हैं तो आधे जो पॉपुलेशन थे वहाँ की वो मैग्यार बोलते थे, जबकि आधे जो थे वो अलग अलग लोकल लैंग्वेज का यूज करते थे, और गैलिसिया में बहुत सारे लोग पॉलिश लैंग्वेज का भी यूज करते थे। द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास, अब फ्रांस में with the spending of time एरिस्टोक्रेसी एंड और एक न्यू मिडिल क्लास का जन्म हुआ। एरिस्टोक्रेसी को हम बोल सकते हैं हायर क्लास, जैसे कि हम देख सकते हैं द लैंड ओनिंग क्लास। एरिस्टोक्रेसी जो है उनके पास लैंड ओन करते थे, खुद जमीन के मालिक होते थे, इनके बड़े बड़े हवेलीज भी हुआ करते थे। स्पोक फ्रेंच कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिज, और ये फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते थे। साथ में ये इनकी जो नंबर थी, जैसे कि हम देख सकते हैं न्यूमेरिकली
स्मॉल ग्रुप, नंबर के बेसिस बहुत छोटे थे और इसीलिए क्या आते थे अपनी यूनिटी को बनाने के लिए आपस में ही मैरिज रिलेशन के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पीजेंट्री की बात करते हैं तो पीजेंट्री मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन कम फ्रॉम दिस ग्रुप, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो इसी ग्रुप से आती थी, लेकिन जो रोल था गवर्नमेंट में वो सबसे कम था, टैक्सेज जो पे करने पड़ते थे वो सबसे ज़्यादा था। मिडिल क्लास की बात करते हैं। न्यू सोशल क्लास इमर्ज विद द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड इमरजेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लासेज। टाइम स्पेंड होने के साथ एक नया मिडिल क्लास उभर के आया, जो कि शहरों के डेवलपमेंट के साथ कॉमर्शियल क्लास जिसे हम भी बोल सकते हैं। और विद द डेवलपमेंट ये आ रहे थे, इसलिए एजुकेटेड क्लास वेयर आइडिया नेशनलिटी गेंड पॉपुलरिटी। और जाहिर सी बात ही एजुकेटेड थे, कॉमर्शियल क्लासेस के थे, इसमें बिजनेसमैन थे, लॉयर्स थे, आर्टिसियन थे, ठीक है। तो एजुकेटेड थे इसलिए जो नेशनलिटी की आइडिया है वो इसमें काफ़ी पॉपुलर हुआ। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो लिबरलिज्म जैसा कि आपको मालूम है, लिबरी सबसे बना हुआ है जिसका मतलब होता है फ्री होना। लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ। क्या बता रहा है, जो लिबरलिज्म है वो फ्रीडम के लिए स्टूड होता है और साथ में ये इन द बिफोर ऑफ लॉ सभी लोगों की जो भी इंडिविजुअल पर्सन है सबकी क्या है, सबको इक्वालिटी की डिमांड करता है। द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लैरिकल प्रिविलेज। और लिबरल नेशनलिज्म साथ में ये भी कहता है कि जो ऑटोक्रेसी है उसका एंड हो जाए, क्लैरिकल प्रिविलेज है वो एंड हो जाए। क्लैरिकल प्रिविलेज क्या है, जो क्लैरिजी होती थी, नोबेलिटी होते थे, जैसे कि अपने क्लास 9th में डिस्कस किया हुआ है इस बातों को, तो उनको बाई बर्थ बहुत सारे प्रिविलेज मिल जाते थे, जैसे उनको टैक्स नहीं पे करना होता था, इस टाइप के बहुत सारे उनको बेनिफिट्स थे, तो उन सभी का एंड करने की डिमांड ये लोग कर रहे थे। और कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, साथ में वो एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करते थे और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की डिमांड करते थे जो पार्लियामेंट के अंडर से होके वर्क करे। इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। और इकोनॉमिक स्फीयर की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक स्फीयर पे लिबरलिज्म जो है मार्केट की फ्रीडम के लिए स्टूड होता है, जिसका मतलब बोल सकते हैं कि जो स्टेट के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगे होते हैं, जो गुड्स और कैपिटल पे ड्यूटीज लगाए रहते हैं, बाउंडेशन रहते हैं, जो भी ट्रेड में ऑब्स्टिकल्स हैं इनको दूर करने की वो लोगों के साथ में डिमांड करते थे। और जलवर ऐसा ही हुआ भी, जब लोगों ने अपोज किया तो उसके बाद आखिर लुई 16 को उनकी बात में मानने पड़ी और जॉब वेरिन एबॉलिश्ड टैरिफ्स बैरियर्स, reduced the number of currency to 2 and promoted a network of railways to stimulate mobility। और जैसे कि आप देख सकते हो नेपोलियन के टाइम में जो अलग अलग स्टेट पे थे उनको न्यूमबर्ग से हेम्सबर्ग जाने के लिए 11 जगहों पे कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी, इस तरह बहुत सारे बाउंडेशन थे। तो जोलिवेरियन ने क्या किया, इन सभी चीज़ों को ख़त्म करके जो करेंसी डिफरेंस था उसको 32 से 2 पे लेते आए और साथ में उन्होंने रेलवे का नेटवर्क इस्टेब्लिश किया, जिसकी वजह से जो मोबिलिटी थी, वो जो ट्रेड था वो काफ़ी इंक्रीज कर गया। न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850। और 1850 में जब नेपोलियन की हार हुई उसके बाद से एक नए सोसाइटी का डेवलप हुआ जिसे हम कंजर्वेटिव्स बोलते थे। हम कंजर्वेटिव्स कौन थे? कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट established institution of state and the society should be preserved with the changes initiated by the Napoleon। क्या बता रहा है, जो इस्टेब्लिश थे वो उनका ऐसा मानना था कि इंस्टीट्यूशन जो स्टेट है साथ में सोसाइटी जो है उनकी जो ओल्ड टाइम के सिस्टम जो है उसको प्रिजर्व करना चाहिए और जो नेपोलियन के चेंजेस हैं उसको थोड़ा बचाना चाहिए। और
1815 में नेपोलियन के हारने के बाद से ट्रीटी ऑफ वियना किया गया। कब? 1815 में। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है। व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ वियना वाज हेल्ड? तो 1815 में। साथ में एक और क्वेश्चन हो सकता है कि हु वाज द लीडर ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना? देन वी शुड रिमेंबर इट, चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया मेटरनिक। मेटरनिक वाज द लीडर ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। और इसमें अब ट्रीटी ऑफ वियना में क्या क्या चीज किए गए? बॉर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू द पावर इन फ्रांस। 1789 के रिवॉल्यूशन में जो बॉर्बन डायनेस्टी को पावर से हटा दिया गया था, फिर उसे पावर में लाया गया और फ्रांस का उसको राजा बना दिया गया। अ सीरीज ऑफ स्टेट क्रिएटेड ऑन द फ्रेंच बाउंड्री फॉर प्रिवेंटिंग फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। और फ्रेंच के आसपास फ्रेंच बाउंड्री के आसपास बहुत छोटे छोटे स्टेट्स बना दिए गए ताकि जो फ्रेंच एक्सपेंशन था फ्यूचर में ना कर पाए। जर्मन कॉन्फेडरेशन वाज लेफ्ट अनटाइड। और नेपोलियन ने जो जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया था 39 स्टेट का, उसको उसी तरह छोड़ दिया गया, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्चीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन। और ट्रीटी ऑफ वियना का सबसे बड़ा जो टारगेट था वो यही था कि जो मोनार्ची सिस्टम जो नेपोलियन के द्वारा हटा दिया गया था उसको दोबारा पावर में लाना। अब रिवॉल्यूशनरीज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे क्या क्या हुआ। कमिटमेंट टू अपोज monarchical forms that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberal and freedom। क्या बता रहा है? अब जो रिवॉल्यूशनरी थे उन्होंने ये फर्म डिटर्मिनेट कर लिया कि हमको अपोज करना है, क्योंकि जब तक हम अपोज नहीं करेंगे तब तक हमको फ्रीडम नहीं मिलेगी। तो इसलिए सभी लोगों ने मिलके अपोज किया वियना कांग्रेस होने के बाद से, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करेंगे। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है गॉसिप मैजिनी का। तो गॉसिप मैजिनी भी एक रिवॉल्यूशनिस्ट था, बॉर्न इन जियोना इन 1807 एंड बिकेम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी। गॉसिप मैजिनी का जन्म जियोना में 1807 में हुआ और वो सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनी का एक मेंबर बन गया, और उस टाइम उसकी एज अबाउट 24 ही थी। फाउंडेड यंग इटली इन मार्शलीज एंड यंग यूरोप इन बर्ने। और रिवॉल्यूशन करने के लिए उसे जेल में भेज दिया गया, और जेल में उसने 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, यंग इटली इन मार्सेल्स और दूसरा यंग यूरोप इन बर्ने। और गॉसिप मैजिनी का विश्वास था कि बिलीव्ड इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली इनटू रिपब्लिक, कि उसको लगता था कि जो भी फॉर्चून है, जो भी गॉड है वहाँ के, उन लोगों ने ऐसा क्रिएट किया हुआ है कंडीशन कि वहाँ पे यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन होगा और वो एक रिपब्लिक में चेंज होगा। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। Subscribe and share if you like the video, and comment if you have any doubt. In next video we will discuss other topic of this chapter. Thank you.